मेरे प्यारे छात्र 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा ईमानदारों के सम्मेलन नामक पाठ के बारे में पूर्ण तरीके से अध्ययन किए हैं। आज की कक्षा में हम प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ईमानदारों के सम्मेलन नामक पाठ यह एक महत्वपूर्ण पाठों में एक है। कारण यह है कि इस पाठ के माध्यम से समाज में रहने वाले कुरीतियां और भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वत वातावरण, इन सब पर लेकर गहरी तरह से प्रहार करने का प्रयत्न किया है। देखिए, समाज में ऐसा जो कहने वाले लोग बहुत है, ईमानदार कहकर जीने वाले, लेकिन काम तो उनका बेईमानी का होता है, यह पर्दाफाश किया गया है। समाज में बहुत सारे आपके जीवन में ऐसा क्षण बहुत आते हैं जो आपके जीवन को तरसने वाले हैं, आपके जीवन को एक नया सा नया तकलीफ की तरह आपके सामने आने वाले हैं। यह है बेईमानी का कार्य। बेईमानी का कार्य से लोग भी जो आपसे नाराज हो जाते हैं, फिर भी ईमानदार कहकर बेईमानी का काम करना, ये तो थोड़ा दुष्ट गुण में एक है, ऐसा कह सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लेसन देखे हैं, पाठ का आशय देखे हैं और शब्दार्थों के बारे में भी हम अध्ययन किए हैं। आज की कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, यह प्रश्नोत्तर आपके लिए essay 1 के लिए नहीं है। essay 1 के लिए आपको यह प्रश्नोत्तर नहीं है, फिर भी यह प्रश्नोत्तर आप सबको FA3 के लिए जरूर रहते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। अभ्यास है, देख लीजिए। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रहना है, यह लेखक, इसका लेखक है हरिशंकर परसाई जी। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? लेखक दूसरे दर्जे में सफर करके पहले दर्जे का किराया लेने का आलोचना किए थे और वह इस तरह बेईमान ईमानदार जो मुझे समझ रहे थे, उन्हें मैं बेईमानी का पर्दाफाश करने का जो सच दिखाने का जो प्रयत्न करने वाला था। लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक की चप्पलें ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। लेखक की चप्पलें ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगा? स्वागत समिति के मंत्री वहां रहने वाले कार्यकर्ताओं को डांटने लगा। लेखक पहने के कपड़े कहां दबाकर सोए? लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदार और उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकते थे। लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। ब्रीफ केस में क्या था? ब्रीफ केस में कागजात था, पैसा तो नहीं था। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा अपने कमरे में टेबल पर रखा था। अपने कमरे में टेबल पर रखा था। तीसरे दिन लेखक के कमरे से में क्या गायब हो गया? तीसरे दिन लेखक के कमरे में से कंबल गायब हो गया। लेखक को भेजे गए निमंत्रणों में क्या लिखा गया था? पत्र में लिखा गया था कि पेज नंबर 73, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन के उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने के पहले दर्जे का किराया देने का देंगे तथा आवास, भोजन आदि का उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदार तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी।
फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने क्या कहा? दूसरा प्रश्न है, फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने क्या सोचा? देखिए, लेखक को लगभग 10 बड़े फूल मालाएं पहनाए गए। उन्होंने सोचा कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता था, इससे कुछ पैसा कमा लेता था, ऐसा वह आलोचना करने लगे। लेखक ने यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ लेखक के बेईमानी का गुण हमें दिखते हैं। लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? लेखक ने मंत्री को समझाया कि ऐसा हरगिज मत कीजिए, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले तो यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन तो थोड़ी गड़बड़ी तो होती ही। चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? डेलीगेट ने सुझाव देते हुए कहा, देखिए, चप्पलें एक जगह पर नहीं उतरानी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतराए तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती है। एक जगह चौड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसे ही किया था। लेखक, अगला जो प्रश्न है, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि लेखक का हर एक वस्तु एक एक करके गायब हो रहे थे। पहले चप्पलें और चादर और धूप का चश्मा और कंबल, ताला तक चोरी हो गए थे, इसलिए वहाँ रहे तो यदि वहाँ रहा तो वह भी चोरी हो जाएगा, ऐसा कहकर वहाँ जाने का निर्णय लिया। होटल के कमरों में बहुत ज़्यादा चोरियाँ होने लगी थी। अपने वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए लेकर कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। मुख्य अतिथि ने बेईमानी कहाँ दिखाई देते हैं? मुख्य अतिथि ने ईमानदार डेलीगेट की फटी पुरानी चप्पल बिना बताए पहन लिए तो इससे पहले ही वे सोचते ही थे कि दूसरे दर्जे में यात्रा करके पहले दर्जे का किराया वसूली करूंगा। मुख्य अतिथि मतलब यहाँ लेखक का है। लेखक का बेईमानी कैसे आपको दिखाई देते हैं? मुख्य अतिथि यहाँ लेखक परिसाई जी है। यहाँ आपको मुख्य अतिथि ने ईमानदार डेलीगेट की फटी पुरानी चप्पलें बिना बताए पहन ली थी। इससे पहले ही सोचते थे कि दूसरे दर्जे में यात्रा करके पहले दर्जे का किराया वसूल कर लूँगा और फूल मालाएं मिलने पर उसे बेचकर माली को बेचने का जो यहाँ इससे हमें पता मुख्य अतिथि यानी लेखक का बेईमानी का पता चलता है। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने पर घटना का वर्णन कीजिए। लेखक, वह धूप का चश्मा कहीं खो गया था। आसपास यह बात हर जगह फैल गई। इस बात पर तक सज्जन लेखक के एक पास आए और बोले, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चले गए हैं। सज्जन व्यक्ति धूप का चश्मा पहना हुआ था। लेखक ने उन्हें देखा तो अपना ही चश्मा जल्दी ही पहचान लिया था। वहाँ इसके बारे में अब थोड़ा सा विवरण आपको लिखना है, आप लिख सकते हो। वैसे धूप का चश्मा खो जाने पर वह बहुत दुखित हुए थे। एक सज्जन आकर उनसे कहने लगा कि धूप की चश्मा चोरी हो रहे हैं और जो चश्मा वह पहना हुआ था वह लेखक का ही चश्मा था। मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या क्या वार्तालाप हुआ? मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगा, तुम लोग यहाँ क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे यहाँ रहते हुए भी चोरी हो रहे हैं। यहाँ ईमानदार सम्मेलन है, बाहर चोरी की बात फैल गई तो कितनी बदनामी होगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम क्या करें, अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ आए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलवाकर यहाँ सबकी तलाशी करवा लेता हूँ, ऐसा वह कहने लगे। आगे का बात देखिए, सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुआ और संक्षिप्त में लिखिए। सम्मेलन में क्या अनुभव हुआ, यह भी आप इतना लिखे तो काफी है। देखिए, सम्मेलन में लेखक की चप्पलें अदल बदल हो गई थी। लेखक ने देखा कि बिस्तर की चादर में गायब हो गए थे। अगले दिन उन्होंने देखा कि 2 और चादरें होटल के कमरे से गायब है। इसी दौरान उसका धूप का चश्मा भी खो गया था। बाद में उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति के पास देखा
उसे देखा। सम्मेलन के तीसरे दिन रात को लेखक ने सोने के लिए बिस्तर के पास पहुंचे तो वहाँ उन्होंने उसका कंबल भी गायब हुए थे। अगले दिन लेखक ने रात को पहने कि कपड़ा सिरहाने दबाकर सोया, नई चप्पलें और सेविंग की डब्बा भी बिस्तर के नीचे दबाया। अगले दिन ताला चोरी हो गया था, तब लेखक ने तय किया कि जल्दी से जल्दी वहाँ से उस जगह को खाली करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोच लिया। इतना बड़ा विस्तार तरीके से आपको लिखना है, जो संक्षिप्त तरीके से आप लिख सकते हो, फिर भी आपको बहुत कुछ अंश यहाँ ऐड करना है। अनुरूप शब्द लिखिए। पहला दिन चप्पलें गायब थे, दूसरे दिन पहले दिन चप्पलें गायब थे, दूसरे दिन धूप का चश्मा, आई थिंक। यस, तीसरे दिन कंबल गायब, तो चौथे दिन ताला गायब थे। रिक्शा 3 पहियों का वाहन है, साइकिल 2 पहियों का वाहन है। रेलगाड़ी पटरी पर चलता है तो हवाई जहाज आसमान नहीं तो हवा आसमान में चलते हैं। रिक्त स्थान भरिए। हम लोग इस शहर में एक डैश सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोग इस शहर में एक ईमानदारों की सम्मेलन कर रहे हैं। आपकी चप्पलें नहीं गई है, यहाँ डैश। आपकी चप्पलें नहीं गई है, यहाँ गनीमत है। वहां मेरा चश्मा लगाए डैश से बैठे थे। वहां मेरे चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी डैश होती है, गड़बड़ी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी तो गड़बड़ी होती है। विलोम शब्द लिखिए। आगमन, निर्गमन, रात, दिन, जवाब, सवाल, बेचना, खरीदना, सज्जन, दुर्जन। बहुवचन शब्द लिखिए। बहुवचन में एक वचन का जो शब्द है तो बहुवचन में आपको बदलाव करना है, सिंगुलर एंड प्लूरल। कपड़ा, कपड़े, बात, बातें, चीज, चीजें, चादर, चादरें, डिब्बा, डिब्बे। प्रेरणात्मक रूप लिखना है। प्रेरणात्मक रूप ये तो आपको ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, कैसे बदलाव करते हैं इसका वह नियम सभी ऑलरेडी कह चुका हूँ। इसके अनुसार ही आपको इसमें बदलाव करना है। जो मैं कह रहा आपको कहने के लिए जा रहा हूँ ना, उसी तरह आप बदलाव कर दीजिए। ठहरना, ठहराना, ठहरवाना। इसमें ठहरना यहाँ क्रिया रूप है तो ठहराना यहाँ प्रथम प्रेरणात्मक रूप है, ठहरवाना यहाँ द्वितीय प्रेरणात्मक रूप है। दोना, दोना, दुलाना, दुलवाना। दोना यहाँ क्रिया रूप है तो दुलाना प्रथम प्रेरणात्मक रूप है, दुलवाना द्वितीय प्रेरणात्मक रूप है। देखना, दिखाना, दिखवाना। दिखाना यहाँ प्रथम प्रेरणात्मक रूप है तो दिखवाना यहाँ द्वितीय प्रेरणात्मक रूप है। लौटना, लौटाना, लौटवाना। लौटना यहाँ क्रिया शब्द है तो लौटाना यहाँ प्रथम प्रेरणात्मक रूप है तो लौटवाना यहाँ द्वितीय प्रेरणात्मक रूप है। उतरना, उतराना, उतरवाना। उतराना यहाँ प्रथम प्रेरणात्मक रूप है तो उतरवाना यहाँ द्वितीय प्रेरणात्मक रूप है। पहनना, पहनाना, पहनवाना। पहनना यहाँ प्रथम प्रेरणात्मक रूप है तो पहनवाना यहाँ द्वितीय प्रेरणात्मक रूप है। इस तरह हम बहुत कुछ व्याकरण के अंशों के बारे में अध्ययन किए हैं। आप सभी यहाँ व्याकरण अंश एक और बार फिर पढ़कर रखने वाला हो और आगे का भाग हम अब देखेंगे। आगे का कुछ अंश देखना है तो वह है संधि विच्छेद कीजिए। संधि यहाँ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तो एक प्रश्न जरूर आते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको अत्यंत जागरूकता से लिखना है। संधि ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ। संधि में 3 प्रकार है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है
विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपको 5 प्रकार है, यहाँ कह चुका हूं। स्वर संधि में 5 प्रकार कौन कौन से है? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि एक एक प्रकार है, आप वह आपको यहाँ उदाहरण के साथ साथ भी मैं कह चुका हूँ। संधि विच्छेद करना है, उसका नाम भी यहाँ लिखना है। संधि विच्छेद करना आना हर एक स्टूडेंट के लिए अत्यंत अनिवार्य है। कारण यहाँ है कि यहाँ पहचानना है आप। स्वागत, स्वागत यहाँ शब्द है, देखिए स्वागत, स्वागत यहाँ शब्द है, इसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? यहाँ स्वागत सु प्लस आगत, स्वागत सु प्लस आगत स्वागत है। इसे देखिए यहां वकार यहां आने के कारण से यहां यण संधि है। यण संधि है। इसके नेक्स्ट है सहानुभूति। सहानुभूति कैसे जो स्प्लिट करते हैं, देखिए सहा प्लस अनुभूति, सहानुभूति है। यहां देखिए अकार और अकार यहां दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है, यहां आपको दीर्घ संधि है, याद लेना है सहानुभूति। वैसे ही तीसरा शब्द है सज्जन। सज्जन, सच प्लस जना, सज्जन, यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है, देखिए सच प्लस जना सज्जन, यह व्यंजन संधि है। परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार, यह गुण संधि है। गुण संधि है। और उसके बाद में आते हैं निश्चिंत। नी प्लस चिंता, चिंता, निश्चिंत, यह विसर्ग संधि है। और उसके बाद में सदैव, सदा प्लस एव, सदैव, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि है। बच्चों यहां आपको सभी संधि देखने के लिए मिलते हैं। यहां देखिए आपको अयादि संधि मात्र नहीं है, यहां आपको अयादि संधि मात्र यहां नहीं है, बाकी सभी संधि यहां उपस्थित है। देखिए यण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है, वृद्धि संधि है। आपको यहां याद रहना है स्वागत
सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, यह यण संधि है। सहानुभूति यह है, देखिए व्यंजनाक्षर बने हैं, सह प्लस अनुभूति सहानुभूति, यह दीर्घ संधि है। सज्जन, सच प्लस जन सज्जन, यह व्यंजन संधि है। आपको यह व्यंजन संधि के लिए उदाहरण है। परोपकार, मैंने कहा था आपको एक कुंभ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ कुंभ, यहाँ व्यंजन जो है ना संधि बनने वाले शब्द है। पर प्लस उपकार परोपकार, यह गुण संधि है। निश्चिंत, नि प्लस चिंत निश्चिंत, यह विसर्ग संधि है। सदा सदैव, सदा प्लस एव सदैव, यह वृद्धि संधि है। आपको यह स्वर संधि है, स्वर संधि है, स्वर संधि है और स्वर संधि है। आपको यह 4 प्रकार के लिए 4 उदाहरण है। अयादि संधि मात्र नहीं है। देखिए ये सभी यहाँ आप इतना जान लिए तो पूरे जो संधि के बारे में आपको मालूम हो जाते हैं। इसमें आप पूर्ण संधि देख सकते हैं। देखिए यहाँ आपको दीर्घ संधि के लिए उदाहरण है, यहाँ आपको गुण संधि के लिए उदाहरण है, यहाँ आपको वृद्धि संधि के लिए उदाहरण है, यहाँ आपको यण संधि के लिए उदाहरण है। इसके अलावा आप व्यंजन संधि का भी उदाहरण दे सकते हो और विसर्ग संधि का भी उदाहरण यहाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं। मात्र अयादि संधि के लिए उदाहरण यहाँ नहीं है। यहाँ आपको छ के छ भी आपको देखकर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह संधि है, आपको स्प्लिट करना आना अत्यंत अनिवार्य है, यह आपको आना है। बच्चों आप सभी इसको स्प्लिट करते हैं ऐसा मैं मानता हूँ, आप देखकर रखने वाले हो, यह मैं विश्वास रखता हूँ। और आगे हम बढ़ेंगे। आगे देखिए, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ में नहीं तो अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है। देखिए, हम आपको आने जाने के पहले दर्जे का किराया देंगे। हम आपको ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆನೆ ಜಾನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಬರುವ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ पहले दर्जे का किराया देंगे। प्रथम ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ತಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಿರಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಮೇರಾ खूब स्वागत हुआ। ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು। ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭವ್ಯವಾದ स्वागत ಮಾಡಲಾಯಿತು। देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारानी चाहिए। ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು। ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು। अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं भी चुरा लिया जाऊंगा। ನಾನು ಈಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಕಳುವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। देखिए, ईमान गुण के सामने सही, बेईमान गुण के सामने गलत, आप लिख लीजिए। देखिए, दूसरे लोगों की वस्तुओं को वापस पहुंचाना है, यह सही है, क्योंकि दूसरे लोगों के वस्तुओं को हमें रखना नहीं है। चोरी करना, यह गलत। रास्ते में मिले वस्तुओं की पुलिस स्टेशन पहुंचाना है, यह सही है। काम चोरी करना, यह गलत है। बगल में चोरी, मुंह में राम राम करना, यह गलत है। झूठ बोलना गलत है। नेक मार्ग पर चलना सही है। जानबूझकर गलती करना गलत है। बहाना बनाना गलत है। सच बोलना सही है। समय पर काम पूरा करना सही है। धोखा देना गलत है। जालसाजी करना गलत है। चोर बाजारी और मिलावट करना गलत है।
निष्ठा से कार्य करना सही है, भ्रष्टाचार में शामिल होना गलत है, देश सेवा भाव से दूसरों की सहायता करना सही है, देश के प्रति सच्चा अभिमान रखना सही है, सच्चे भाव से बड़ों का आदर करना सही है, अपने सहपाठियों के साथ भाईचारा का व्यवहार करना यह भी सही है। आपको यहाँ देखना है सही कौन कौन सा है। देखिए पहला वन सही है, दूसरा वन सही है और सातवां वन सही है और उसके बाद में आपको 10th वन, 11th वन और उसके बाद में 15th वन, 17th वन, 18th वन, 19th वन, 20th वन। और गलत क्या क्या है देखिए, सेकेंड वन गलत है, 4th वन गलत है, 5th वन गलत है, 6th वन गलत है, 8th वन गलत है, 9th वन गलत है और 13th वन गलत है और 14th वन गलत है, 16th वन भी आपको यहाँ गलत है। देखिए चित्र देखकर कहानी लिखिए, एक उचित शीर्षिका भी लिख लीजिए। यहाँ आपको चित्र देखना है, उसमें आपको कौन कौन से जो अच्छा लगता है वह देख लीजिए। चित्र में क्या क्या है देखिए, रिक्शा से एक आदमी उतरा है और बाद में रिक्शा वाला बात करते करते पीछे देखता है, वह अपने सूटकेस भूल कर गए हैं। वह भूल कर जाने पर अपने वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन में वहाँ देते हैं, वह सही आदमी को फाइंड आउट कर बुला लेते हैं, वह सूटकेस उसको दे देते हैं। इस तरह वह देने पर वह बहुत खुश हो जाते हैं, पुलिस भी खुश हो जाते हैं, इसलिए उसे सम्मान करते हैं। मीन्स उसको बड़ी से बड़ी सम्मान देकर उसे वहाँ से भेज देते हैं। इस तरह मतलब नेक काम करना है, अच्छे काम करना है, यह आपको आना है। दिए गए निर्देश अनुसार वाक्यों को बदलिए। मेरे पास चप्पलें नहीं थी, यह तो भूतकाल में है, आपको वर्तमान काल में लिखना है। मेरे पास चप्पलें नहीं हैं। एक बिस्तर की चादर गायब है, एक बिस्तर की चादर गायब थी। भूतकाल में आपको लिखना है, या तो वर्तमान काल में है, आपको भूतकाल में लिखना है तो एक बिस्तर की चादर गायब थी। उसमें पैसे तो नहीं थे, या तो भूतकाल में है, आपको भविष्य काल में लिखना है तो उसमें तो पैसे तो नहीं होगे, रहा होगे। वैसे कोई उठा ले गया होगा, वर्तमान काल में आपको लिखना है, आपको भविष्य काल में यहाँ वाक्य है, आपको वर्तमान काल में लिखना है। कोई उठा ले गया है, वह धूप का चश्मा लगाए थे, यह तो भूतकाल में है, आपको भविष्य काल में लिखना है। आपको भविष्य काल में लिखते वक्त देखिए वह धूप का चश्मा लगाए होगी। बहुत सुबह मुझे लौटना था, सुबह मुझे लौटना होगा। ओके, इस तरह आपको क्या है काल का बदलाव करना है। निम्नलिखित कुछ काल पहचान कर लिखना है। मैंने सामान बांधा, यह आपको भूतकाल है। बड़ी चोरियां हो रही है, वर्तमान काल है। पहले दर्जे का किराया लूंगा, भविष्य काल है। डेलीगेट दोपहर को ही वापस चले गए हैं, भूतकाल है। मेरे चप्पलें देख रहे थे, भूतकाल है। यह इस तरह है। कहावत एक बार पढ़कर सुनाता हूं, आप देख लीजिए। अर्थ है, देखिए, जहां चाह वहां राह। इच्छा होने पर इसे पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। वाक्य, यदि मनुष्य चाहे तो कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर सकता है, क्योंकि जहां चाह वहां राह है। गुरु गूढ़ ही रहे हैं, चेले शक्कर हो गए। जैसे देश वैसा वेश, निर्बल के बल राम। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हाथी के दांत खाने की और दिखाने के और। इस तरह है, बहुत सारे कहावत है, आप देख कर रखिए। यह आज की कक्षा
यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आने वाली कक्षा में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे और यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।